नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एग्रोस्टार एग्री डॉक्टर प्रयाग बुलकिया। किसान भाइयों, जैसे कि आप हमारी एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं और हमारा जो कॉटन का वीडियो हो, वाटरमेलन का हो, जीरे का हो, जो पिछली सीजनों के अंदर आपने बहुत अच्छा सा प्रतिसाद दिया और बहुत अच्छा सा प्यार देने के लिए, लाइक करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि मई मंथ की शुरुआत भी हो चुकी है और धीरे धीरे अभी मॉनसून यानी कि खरीफ मौसम आने भी वाला है। और जैसे कि भारत भर में सभी किसान भाई जो है वो धान है, सोयाबीन है, मूंगफली, कपास, मक्का, ये सब खेती तो होती है। बट भारत का कुछ ऐसा भी इलाका है कि जहाँ पे पानी की भी बहुत कमी है, मिट्टी के अंदर भी इतनी लवणीयता है और वैसे सब सिचुएशन के अंदर किसान भाइयों को ऐसा होता होगा कि ये सब कम रिसोर्सेस वाली कंडीशन में भी क्या कुछ अलग प्रकार की खेती कर सकते हैं। तो जो सालों से तो कर ही रहे हैं, बट एक खेती जो है वो बाजरे की खेती, उससे आप समझ ही रहे होंगे कि बिना पानी की या बारिश आधारित जो खेती हो जाए या फसल तैयार हो जाए, वैसी कोई खेती है तो बाजरे की खेती है। और हाँ किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बाजरा की खेती के अंदर कुछ अलग प्रकार के उसके फैक्ट्स, उसके कल्टीवेशन में समय-समय के हिसाब से, जैसे ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल क्लाइमेट के चैलेंज आ रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन के अंदर कौन-सी फसल अच्छी होगी और बाजरा के अंदर भी क्या नए इश्यू आ रहे हैं और क्या उसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन लेने के लिए हमको क्या-क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारे पहलू के ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। और अगर जो भी किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एग्रोस्टार इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं उसको लाइक कीजिए और अपने अन्य किसान मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। बाजरा के बारे में मैं बताऊं तो भारत के अंदर तो बहुत सालों से, आई थिंक 4000 साल पहले से ही हो रहा है। बट इसका उद्भव स्थान मैं बताऊं तो ये आज से 4000 या 4500 साल पहले अफ्रीका का जो साहिल रीजन है वहाँ से वो इंडिया के अंदर आया था। और धीरे धीरे पिछले सालों से या फिर गत वर्षों से इसकी खेती थोड़े बहुत मात्रा के अंदर होने लगी है। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पूरे वर्ल्ड का 40% जो प्रोडक्शन है बाजरा का, वो मात्र भारत में होता है। और ये 40% प्रोडक्शन में से भी अगर मैं बताऊं तो सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है वो राजस्थान का है, फिर उत्तर प्रदेश का, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र, और थोड़ा बहुत जो पार्ट है वो तेलंगाना और कर्नाटका। कि इसी तरीके से ये बाजरे की खेती जो है वो पूरे भारत के अंदर कई कई इलाकों के अंदर उसके जलवायु और उसकी मिट्टी के अनुसार से सेट हुआ है। पहले जो है वो बाजरा को एज हम फूड या फिर एज हम फिलर क्रॉप या फिर कुछ साल भर कुछ फसल नहीं होती थी, 3-3 4-4 साल जैसे बारिश नहीं होती थी और तभी कोई हल्के से पानी या 1-2 पानी से टिक पाए और पूरे साल तक अन्न पानी चल रहे, वैसी एक फसल के तौर में देखा जाता था। बट धीरे धीरे वैश्विक बाजार बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर का जीडीपी बढ़ रहा है और ऑल ओवर जीडीपी के अंदर जो राइस है, मक्का है और बाजरा, ये 3 फसल मिला के 1.5 से 2% जीडीपी के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करते हैं। और अभी वैश्विक बाजार बढ़ने के साथ-साथ और पब्लिक जो है वो हेल्थ के प्रति भी मतलब जागरूक होने के कारण इसको बहुत अच्छा सा इम्पोर्टेंट मिला है। और आज भारत के इस प्रोडक्शन होते हुए बाजरे में से जो कुकीज़ है या फिर जो फूड रिलेटेड आइटम्स है या रेडीमेड पैकेट फूड पैकेट्स है, उसकी भी जो आइटम है वो विदेशों के अंदर उसकी डिमांड है। क्योंकि बाजरा एक ऐसी फसल है कि जिसके अंदर जो हम चावल वगैरह जो या फिर हम पेडी बोलते हैं, उससे 8 गुना मात्रा में ज़्यादा आयरन होता है, जो सबसे ज़्यादा अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन के लिए और अच्छी सी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और साथ-साथ में इसके अंदर प्रोटीन भी है, फाइबर्स भी है। तो ज़्यादातर जो हार्ट के पेशेंट है या डायबिटीज़ के पेशेंट है, उसको डॉक्टर बाजरा रिकमेंडेशन करते होंगे क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री भी है और हेल्थ के लिए भी ये बेहतरीन फसल है। तो ऑल ओवर इसका धीरे-धीरे जो है वो डिमांड बढ़ रहा है। और अब आते हैं हम इसकी खेती कैसे करते हैं और खेती के अंदर क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, बाजरे की खेती सबसे पहले मैं बताऊँ तो तीनों प्रकार की मिट्टी के अंदर इसको खेती की जाती है। जैसे कि आपकी हल्की बलुई दोमट मिट्टी हो, मध्यम काली मिट्टी हो या भारी काली मिट्टी हो। बट ज़्यादातर ये खेती जो है वो हल्की बलुई मिट्टी और मध्यम मिट्टी के अंदर ज़्यादा की जाती है। क्यों? कि उस वाले रीजन के अंदर या प्रदेश के अंदर एक तो पानी की थोड़ी बहुत कमी भी रहती है और साथ-साथ में इस एरिया के अंदर ज़्यादातर हम भारत के अंदर देखेंगे तो राजस्थान का मध्य पार्ट, उत्तरी पार्ट और दक्षिणी पार्ट,
गुजरात का जैसे कि नॉर्थ एरिया, बनासकांठा, साबरकांठा और थोड़ा बहुत जो है वो हरियाणा का भी जो है वो पार्ट, वहाँ पे थोड़ी बहुत मिट्टी की भी लवणीयता ज़्यादा है और पानी की भी जो थोड़ी बहुत कमी होती है, वैसे क्षेत्रों के लिए एक वरदान रूप फसल है, जो कम पानी में ज़्यादा प्रोडक्शन देता है और साथ-साथ में अच्छी-सी इनकम भी देता है। ख़ास करके किसान भाई दाने के लिए तो करता ही करता है, बट साथ-साथ में वो पशुओं के चारे के लिए भी इसका इम्पोर्टेंस जो है वो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले जो बताई कि मिट्टी के बारे में, तो तीनों प्रकार की मिट्टी के अंदर इसकी खेती हो सकती है और साथ-साथ में मैं बताऊँ, बाजरा एक ऐसी एकमात्र फसल है, जो 40 से 45 डिग्री तक की गर्मी और 10 से लेके 12 डिग्री तक की ठंडी हो, ये कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति में इस खेती को आप बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो ये हुई उसका जलवायु और ख़ास करके इस बाजरा की खेती को मिनिमम से मिनिमम मात्र और मात्र 250 से 300 एमएम पूरे साल भर में बारिश या पानी मिला, तो भी इसकी खेती जो है वो आप सक्सेसफुल कर सकते हैं। यानी कि आपको समझ में आ सकता है कि मात्र इंडिया के अंदर औसतन बारिश की मैं बताऊँ तो 450 से 500 एमएम होती है। यानी कि मात्र वर्षा आधारित खेती पे भी जो है आप बाजरा की फसल ले सकते हो, ना ही आपको कुछ इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी। बट धीरे-धीरे समय के हिसाब से जो बारिश है वो भी इरेगुलर होने लगी है, कभी-कभी बहुत हो जाती है, कभी-कभी जो है वो कम हो जाती है और ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर बहुत सारे चैलेंज जो है वो पिछले 4-5 सालों में बाजरा की खेती में भी आने लगे हैं। तो जैसे कि मैं बताऊँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, ज़मीन की तैयारी के लिए आपको एक आध प्लाविंग करते हैं और फिर हल्का-सा आप जो है वो 1 आध 2 कल्टीवेटिंग या फिर हल्की-सी जो है वो जुताई कर दें और अच्छे से पाटा मार दीजिए, ताकि जो ज़मीन है वो भरभरी और बहुत अच्छी-सी बन जाए और जब भी बारिश हो, तो जो है वो अच्छा-सा जो है वो मॉइस्चर पकड़ के रखे और अच्छी-सी जो है वो वाटर होल्डिंग्स कैपेसिटी मिट्टी की हो जाए, ताकि हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो भी बाजरे की फसल को 25, 30, 35 दिनों तक पानी की ज़रूरत रहेगी नहीं। जैसे कि किसान भाई आप सभी को पता है कि बाजरे की फसल जो है वो 65 से लेके 70-75 दिनों में तैयार हो जाती है। यानी कि 2 सवा 2 महीने के अंदर तैयार होके माल जो है या फिर जो बाजरा का प्रोडक्शन है वो मिल जाता है। और कुदरत ने बाजरा को एक ऐसी कैपेसिटी दी है कि बाजरा की जड़ें मिट्टी के अंदर जो है वो 2.5 से 3 मीटर तक भी अंदर जा सकती है और नीचे से पानी और न्यूट्रिशन लाने की कैपेसिटी उसकी ज़बरदस्त है और इसी कारण कम पानी के अंदर जो है वो बाजरे की फसल हो सकती है। बट कुदरत ने बाजरा की जड़ों के अंदर और उस पौधे के अंदर ऐसी सहनशीलता दी है और ऐसे उसके जड़ों के अंदर स्ट्रक्चर है कि जो लवणीय मिट्टी के अंदर जो ज़्यादा सोडियम और वगैरह जो सॉल्ट होते हैं वो अपटेक ही नहीं होने देता है और उस पौधे के अंदर अपटेक भी होता है, उसके बावजूद वो उसकी चयापचय की प्रक्रिया और अपना ओवरऑल ग्रोथ करते करते रहता है और ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी बहुत अच्छा सा चारा और प्रोडक्शन ये बाजरा देता है। और बाजरे के अंदर अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट चरण पे कि बाजरा की वैरायटी का सिलेक्शन। यहाँ पे आपका बाजरे का प्रोडक्शन का 50% आधार यहीं से शुरू होता है। बाकी तो खेती कैसे करनी है मोटा-मोटी आप जानते ही है। तो बीज चयन के लिए 2 से 3 बातों का सबसे बड़ा ध्यान रखते हैं। सबसे पहला कि आपकी मिट्टी कैसी है। 3 प्रकार की मिट्टी होती है, रेती बलुई दोमट मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और भारी मिट्टी। उसके बाद 2 प्रकार की सिचुएशन है। एक तो मात्र वर्षा आधारित खेती करना है और एक जो है वो हल्के से पानी की 1 या 2 पानी की सुविधा हो। तो इस प्रकार पे और तीसरी आपको खरीफ मौसम में लेना है या ज़ैद यानी कि समर मौसम में लेना है। बट ज़्यादातर मैं बात करूँ तो 90% बाजरा जो है वो खरीफ में ही होता है। 1-2 स्टेट यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र में कभी-कभी समर के अंदर लेते हैं, बट उनके पास जिनके पास अच्छी पानी की फैसिलिटी हो। बाकी 90% जो बाजरा होता है वो खरीफ मौसम के अंदर ही पूरे भारत में किया जाता है। तो जैसे कि ज़मीन के आधार पे भी अलग-अलग वैरायटी का सिलेक्शन होता है। जैसे कि 2 प्रकार के अंदर मैं डिवाइड करता हूँ। ख़ास करके जहाँ पे जो किसान भाई जो है जिसकी हल्की बलुई मिट्टी है या मध्यम मिट्टी है, तो उन किसान भाइयों के लिए वैसी वैरायटी सिलेक्शन करनी चाहिए जो कम पानी के अंदर पक जाए। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर आप राजस्थान वगैरह से है तो हाई राइज़ है या 9231 जैसी वैरायटी को आप पसंद कीजिए। आप गुजरात से है तो आप भी जो है वो हाई राइज़ या 9232 जैसी वैरायटी को पसंद कर सकते हैं, या फिर आप महाराष्ट्र से है तो भी जो है आप इस परिस्थिति में 9231 या हाई राइज़ जो वैरायटी है उसका सिलेक्शन करते हैं। और दूसरी परिस्थिति बताऊँ, जिनकी थोड़ी हल्की अच्छी सी मिट्टी है
और जो जिसके पास एक आध पानी की फैसिलिटीज़ भी है, या फिर जो अच्छी सी ट्रीटमेंट करना चाहते हैं और बाजरा का हाई प्रोडक्शन लेना चाहते हैं, बट साथ-साथ में उनको अच्छा सा चारा भी चाहिए। तो उन किसान भाइयों के लिए एग्रोस्टार एसेंट जैसी वैरायटी है, वो बिल्कुल ज़बरदस्त होती है, क्योंकि वो वैरायटी हाइट में भी बहुत अच्छी सी होती है और हल्की सी अगर अच्छी सी ट्रीटमेंट करो तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा देती है। तो जैसे ही किसान भाइयों, मैंने राज्य वाइज़ और आपकी परिस्थिति के हिसाब से वैरायटी का चयन बेस्ट करने के लिए बताया है। तो आपको जो भी वैरायटी अच्छी लगे वो आपके खेत के लिए पसंद कर सकते हो। इसके अलावा भी मार्केट के अंदर बहुत सारी वैरायटियाँ जो है मिल रही है। तो इस हिसाब से और जहाँ से भी आप ये वैरायटी लेते हैं, तो ये 2-3 चीज़ों का सिलेक्शन के टाइम बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि 50% प्रोडक्शन इसके बेस ऊपर आधारित है। जैसे कि किसान भाइयों, मैंने आगे भी बताया था कि बाजरा 2 सीज़न में ले सकते हैं। 90% जो है वो खरीफ के अंदर और 10% जो है वो समर के अंदर। अगर खरीफ के अंदर बाजरे की अगर बुआई का सही समय बताऊँ, तो 90 टू 95% फार्मर जो है, जैसे ही बारिश होती है तभी जो है उसके 1 या 2 दिन बाद लगा देते हैं। बहुत कम ऐसे फार्मर होंगे जो पानी पिला के करते हैं, और वो भी मात्र 1 या 2% होंगे। तो बाजरा की सही समय आपके राज्य के अंदर जब बारिश होती है उसके 1 या 2 दिनों के बाद लगा दीजिए, या फिर अगर मंथ वाइज़ में समय के बारे में बताऊँ, तो 1 जून से लेके 15 जुलाई तक जो है आप उसकी बुआई जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि भारत के अंदर जो मानसून की शुरुआत है वो जून महीने से लेके जुलाई महीने तक चलती है, तो उसी बेस पे आपको इसका सोइंग करना है। और दूसरी बात आते हैं सीड रेट। कई सारे किसान भाई बोलते हैं कि कितना बाजरा का सीड रेट लेना चाहिए, तो उसके ऊपर भी आपके एरिया के अंदर और आपके प्रैक्टिसेस और आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अगर मैं औसतन में बताऊँ, तो 1 एकड़ के अंदर जो हाइब्रिड बाजरा लगा रहे हो, तो 1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ ही बीज पर्याप्त है। बट कई-कई किसान जो है वो 2.5 से 3 किलो भी यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि कई-कई किसान भाइयों के पास बहुत हल्की-सी बलुई मिट्टी है और शुरुआत से ही दीमक और गोजालट जैसी समस्याएँ हैं, तो शुरुआत में पौधे बहुत मरने की या फिर जाने की समस्या आती है। तो उन किसान भाइयों को 2.5 से 3 किलो मिनिमम लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में ही 5-10% या 15% पौधे चले गए, तो 1 एकड़ के अंदर पौधे मेंटेन हो गए। और जिन किसान भाइयों के पास मध्यम से भारी और अच्छी सी मिट्टी है, वो मात्र 1.5 किलो बीज लेंगे, तो भी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। और कई-कई किसान भाई जो है, वो घर का देसी बाजरा भी लगाते हैं, जो हाइब्रिड नहीं लगाते हैं। तो वो बाजरा जो होता है, वो स्टार्टिंग के अंदर या फिर जो जर्मिनेशन उसके थोड़े बहुत परसेंट कम होता है, तो वो 3 से साढ़े 3 किलो प्रति एकड़ लेना चाहिए। तो आपके पास मिट्टी कौन-सी है और आप कौन-सा बीज लगाने वाले हो, उसके बेसिस पे आपको ये सीड रेट है, वो डिसाइड करना चाहिए। और दूसरा, अभी जैसे कि मैंने इसके अंदर ही बताया कि गोजालट और दीमक की समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जाती है, क्योंकि ग्लोबल क्लाइमेट के कारण और जो वातावरण है वो प्रतिकूल, अनुकूल होता रहता है। तो शुरुआत में ही जो है आप बीज उपचार कर दें, जैसे कि क्रूज़र जैसा कुछ है या इमीडा जैसा कुछ है, उसके 1 किलो में 2 से 3 एमएल लेके आप बीज उपचार कर दें, तो शुरुआत में 20, 25, 30 दिनों तक जो गोजालट और दीमक की समस्या जो है वो कम आती है। अभी किसान भाई बात करते हैं बाजरा के अंदर फर्टिलाइज़र के बारे में, तो जितने भी किसान भाई ये वीडियो देख रहे हैं, तो 90% तो ऐसे बोलते होंगे कि हम तो कुछ नहीं करते हैं, या फिर बारिश आई, बाजरा लगाया और फिर कटाई पे जाते हैं, या फिर कई-कई किसान भाई जो है वो 25-30 दिनों पे यूरिया दे देते हैं। बट किसान भाइयों, धीरे-धीरे ज़मीन के अंदर भी उसकी उर्वरकता कम होती जा रही है, और जो क्लाइमेट है वो भी अनप्रेडिक्टेबल होने लगा है। तो अगर मैं आपको अच्छा-सा सजेशन दूँ, क्योंकि क्या होता है किसान भाइयों, आप ये खरीफ सीज़न की खेती जो है वो बाजरा की करके, मान लो कि आप रबी सीज़न में सरसों लगाने वाले हैं, गेहूँ करने वाले हैं, चना करने वाले हैं, या फिर जो जीरा वगैरह या कुछ भी खेती करने वाले हो। तो ये जो बाजरे की फसल है, वो प्रति एकड़ उसको 60 से 80 केजी नाइट्रोजन, 20 से 30 किलो फास्फोरस और 25 से 30 किलो जो है वो पोटाश प्रति हेक्टेयर जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो हम नहीं देते हैं, तो जो वो हमारी मिट्टी के अंदर उपलब्ध है, उनमें से ही वो सारे न्यूट्रिशन लेता है। और जब आप अगली फसल लोगे, तो आपको यहाँ नहीं तो अगली फसल में उससे ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और वो नहीं करोगे तो धीरे-धीरे जो है वो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जो है वो कम होने लगेगी, और आपके माइंड में आता होगा कि आज से 10 साल पहले तो बहुत अच्छा-सा प्रोडक्शन मिलता था और अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा ही हो रही है। तो क्या है किसान भाइयों, कि जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हम ग्रो होते, उसी तरह हमको भी खाना ज़्यादा चाहिए। जब छोटे होते तो उस हिसाब से चाहिए, और जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है तो ज़्यादा चाहिए। उसी तरह सालों से आप बिना खाद डाले हुए मिट्टी से
और जो फसलें ले ही जा रहे हो, तो एक समय बाद जो है वो मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिशन बचे हैं वो कम होने लगते हैं और ये परिस्थितियाँ जो है वो निर्माण होती है, जो हमको कभी-कभी समझ में भी नहीं आता है। तो बहुत ज़्यादा बहुत तो नहीं, बट अगर मैं आपको बेस्ट फर्टिलाइज़र जो है वो मैनेजमेंट बताऊँ और इस बार इस तरीके से आप खाद पानी का व्यवस्थापन करोगे, तो मुझे भरोसा है कि आप मिट्टी की उर्वरकता भी मेंटेन कर पाओगे और अगली फसल या फिर आने वाले समय के अंदर आपकी मिट्टी की उर्वरकता के साथ-साथ आपका प्रोडक्शन भी जो है वो बढ़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि धीरे-धीरे राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र की बात करूँ, तो मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन है, वो बहुत कम होने लगा है और औसतन में अगर बताऊँ, अच्छी-सी फसल की प्रोडक्शन लेने के लिए मिनिमम 8 से लेके 1.5% जो है वो ऑर्गेनिक कार्बन पर्याप्त होना चाहिए। बट आज भी ये सारे राज्यों के अंदर मैं बताऊँ या फिर पूरे भारत के अंदर औसतन 0.2 से लेके 0.5 या 0.6 तक ही ऑर्गेनिक कार्बन मिट्टी के अंदर है और जो प्रोडक्शन कम होने के अंदर सबसे बड़ा रोल जो है वो उनका ही है। एक यहाँ प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास बहुत सारी फ्रूट्स खाने के पैसे हैं या फिर जो वेजिटेबल्स खाने के पैसे हैं, मिठाइयाँ खाने के पैसे हैं, बट अब अगर हमारा पेट अच्छा नहीं है, तो सारी भी चीज़ें खाएँगे तो उसका डाइजेशन नहीं होगा और एनर्जी नहीं मिलेगी। उसी तरह आपके पास अभी जो है वो महँगे से महँगे खाद लेने की या अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट करने के पैसे हैं, बट आपकी ज़मीन के अंदर उर्वरकता नहीं है या ऑर्गेनिक कार्बन नहीं है, तो जो भी आप खाद वगैरह डालते हैं, वो अलभ्य स्वरूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और या फिर जो ज़मीन है उसके जड़ है वहाँ से बह जाते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ धीरे-धीरे जो है वो लास्ट 15-20 सालों में निर्माण हुई है। तो अगर बुआई के समय आप ऑर्गेनिक कार्बन बेस यानी कि नीम की खली या गोबर की खाद अगर है, तो बहुत अच्छा-सा रहेगा और मान लो कि कई क्षेत्रों के अंदर बोलेंगे कि भई यहाँ गोबर की खाद डालने के भी पैसे नहीं है, तो उसकी जगह जो संचार जैसी जो प्रोडक्ट है, वो 10 किलो प्रति एकड़ जो है, वो बुआई के समय दे सकते हैं और हल्का बहुत जो है 20 से 25 केजी डीएपी लीजिए और 15 से 20 किलो जो है वो पोटाश प्रति एकड़ लीजिए और वो तीनों को मिला के बेजल के अंदर दीजिए। तो आपके शुरुआत से ही जो है वो बाजरे के अंदर फसल अच्छी-सी ग्रोथ होगी, उसके पत्ते अच्छे डेवलप हो गए और बाजरा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है टिलरिंग। तो अगर बेजल के अंदर डीएपी, पोटाश और ऑर्गेनिक कार्बन दिया है, तो शुरुआत में उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा-सा आएगा, उसके पत्ते अच्छे से ग्रो होंगे और जितने पत्ते लंबे और चौड़ी होगी, उतना ही फ प्रकाश संश्लेषण अच्छा होके उसके अंदर जो है वो खुराक अच्छा बनेगा और उतनी ही आपकी जो बालियाँ आएगी और जो प्रोडक्शन आएगा, वो बेहतरीन आएगा। तो बुआई के बाद जब 25-30 दिन की बाजरे की फसल हो, तो बारिश तो हो ही जाती है क्योंकि जून महीने से भारत के अंदर चालू हो जाती है। तो जब 25 से 30 दिन होता है, तब आपको एक डोज़ जो है वो नाइट्रोजन का देना है क्योंकि तभी फुटान अवस्था होती है। और इस अवस्था के अंदर अगर फुटान अवस्था में आपने खाद या पानी की कमी हुई, तो बाजरा के प्रोडक्शन में बहुत ध्यान से सुनना किसान भाइयों, बाजरा के प्रोडक्शन में 20 से लेके 40% तक का प्रोडक्शन के अंदर गिरावट आ सकती है। और फिर हम कितनी भी ट्रीटमेंट करें, कितना भी हम अच्छा-सा खाद पानी दें, कुछ असर नहीं होगा क्योंकि जैसे ही उसकी फुटान है, वो 1 हुई, 2 हुई, उतने ही उसके ऊपर बालियाँ आने वाली है या फिर सिट्टे आने वाले हैं। अगर एक ही पौधे में से 4 या 5 टिलर निकले और कई-कई पौधों में 2 निकले, तो उसके बेसिस से आप समझ सकते हो कि पर एकड़ के अंदर शुरुआत में फुटान ही नहीं हुई, तो उसके सिट्टे या जो बाली है, वो ही कम मिलेगी, तो ऑटोमेटिक आपका प्रोडक्शन ही कम आएगा। तो टिलरिंग अवस्था पे बारिश या नमी होना या फिर खाद देना बेहद आवश्यक है और जब 25 से 30 दिनों का बाजरा होता है, तब आप 20 से 25 किलो यूरिया लीजिए और साथ में 8 से 10 केजी भूमिका प्रति एकड़ लीजिए। ये दोनों को आप अगर मिक्सिंग करते हैं, तो जितने भी जो फुटान अवस्था है, वो भी बेहतरीन होगी और साथ-साथ में पौधे के अंदर एक अच्छी-सी चमक भी आ जाएगी और जो भी न्यूट्रिशन ज़मीन के अंदर अलभ्य स्वरूप में पड़े हैं, उसको लभ्य स्वरूप में भी वो कन्वर्ट कर लेगा और आपकी बाजरे के अंदर तकरीबन इस तरीके से फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करोगे, तो 15 से 20% आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और साथ-साथ में मिट्टी की जो हेल्थ है या प्रोडक्टिविटी है, वो भी मेंटेन रहेगी। अब किसान भाइयों बात करते हैं सिंचाई के बारे में। खरीफ में अंदर तो कोई किसान भाई जो है वो सिंचाई के ऊपर इतना तो ध्यान नहीं देते हैं, बट मोटा-मोटी बता दूँ कि जैसे ही बारिश होती है, तो बीज जो है वो ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं और जब 25-30 दिनों पे मान लो कि पानी नहीं है या फिर किसी के पास एक आध पानी की सुविधा तो ये देते हैं, बाकी तो लगातार वर्षा आधारित मौसम के अंदर बारिश चलती रहती है, तो इतना कुछ पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर समर सीज़न में जो बाजरा कर रहे हैं,
उसके लिए 3 अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो जर्मिनेशन के टाइम तो देना ही है, दूसरा जो है वो टिलरिंग अवस्था यानी कि फुटाव की अवस्था पे, और तीसरा या चौथा पानी है जो हल्की सी बाली निकलती है और या फिर जो फ्लावरिंग स्टेज बोलते हैं या फिर जो दाना भरने की अवस्था है। ये दोनों में से कोई भी एक अवस्था पे भी आपको हल्का सा भी एक लाइट इरिगेशन मिल गया तो भी जो है बाजरे का अच्छा सा प्रोडक्शन मिल सकता है। क्योंकि मैंने आगे ही बताया इसकी जड़ें 3 मीटर तक अंदर जा सकती है, एकदम नुकीली और टैप रूट होता है, और वो 3 मीटर से नीचे से भी खाद और पानी ऊपर उठा के पौधे के अंदर लाने की कैपेसिटी है इनकी। अभी हम बात करते हैं किसान भाई रोग और कीट के बारे में। तो आज से 8-10 साल पहले बताऊँ तो मृदुला रोमित जो रोग यानी कि जो डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा था। बट अभी 90 to 98% जो किस्म है वो उसके प्रति रेजिस्टेंट आ चुकी है, तो अभी इसका इतना प्रकोप नहीं रहता है। बट अभी पिछले 2-3 सालों से जो बाजरा के अंदर शूट फ्लाई और जो हरी लट है वो नहीं थी, बट ये 2-3 सालों में क्लाइमेट चेंज होने के कारण बाजरा के अंदर आने लगी है। तो अगर शुरुआती अवस्था में ये शूट फ्लाई या फिर लटो हरी लट का अगर समस्या आता है तो आप जो लैम्बडा जैसी दवाई है वो या फिर जो रेपिजन जैसी दवाई है उसका छिड़काव करके जो पेस्ट है उसका कंट्रोल कर सकते हैं। और कभी-कभी मॉनसून के अंदर क्या होता है कि लगातार 8 से 10-10 दिनों तक हल्की-हल्की बारिश होने लगती है। तो क्या होता है कि जड़ गलन या फिर जो जड़ सड़न की समस्या आती है। तो जब ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा जल धारण या फिर जल भराव होता है तब ये सिचुएशन आती है। और मान लो कि ये आती है तब हल्का सा मैंडोज जो है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ जो है वो बालू या मिट्टी के साथ मिक्स करके दे देंगे तो भी ये रोग के प्रति आपको कंट्रोल मिल जाएगा। तो जैसे कि किसान भाइयों हमने बाजरा के बारे में A to Z जानकारी जो है ली, तो उसी तरह बाजरा को जो है वो समर्थन देने के लिए और वैश्विक मांग होने के कारण धीरे धीरे उसके रेट भी अच्छे होने लगे हैं और उसके ऊपर से फूड प्रोडक्ट्स भी बनने लगे हैं। और इसी मिलेट्स को समर्थन देते हुए भारत सरकार ने 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी जाहिर किया था। जो ग्लोबल क्लाइमेट के अंदर या ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है उसके सामने कोई जो एक फसल हो जो लगातार कंसिस्टेंट यील्ड देती रही हो तो वो मात्र और मात्र बाजरा ही है। तो इसका धीरे धीरे जो है वो वैश्विक स्तर पे भी जो इसका महत्व होते जा रहा है। और साथ साथ में आज के बढ़ते हुए युग में जहाँ पे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से हम ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे ये बाजरा जो है वो एक पोषण का राजा है और हमारी जो हेल्थ के लिए एक ज़बरदस्त है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आयुर्वेद में भी लिखा है अगर महीने के अंदर 8 से 10 बार आप बाजरा का सेवन करते हो तो साल भर जो है आप बीमार भी नहीं पड़ते हो। तो इसी तरीके से हमने बाजरा की खेती के बारे में आज जानकारी ली। और किसान भाइयों ये वीडियो कैसा लगा और इनमें से कहीं पॉइंट के अंदर कुछ और भी सिचुएशन आप प्रैक्टिकली फेस कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर से बताइए। हम आपके जो उस प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे और हम एक मजबूत भारत और मजबूत विश्व की ओर बढ़ रहे हैं। और हमारा जो हेल्पिंग फार्मर विन यानी कि किसानों की जीत में ही हमारी जीत है, उस उद्देश्य के साथ हम और आप मिलके इस भारत को मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद।